नमस्कार, मैं कीर्ति चैनल फॉर हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है और देखिए आपकी हेल्थ का ज़िम्मा हमारे चैनल ने उठा लिया है, तो उसी को लेकर के आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक सामा जी मौजूद हैं और आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, वो देखिए आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, खान-पान है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आजकल के बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, जिस वजह से उन्हें पेट दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और पेट दर्द अगर बच्चों में या बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है, तो डायरिया भी होने की आशंका रहती है। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सामा जी मौजूद हैं, जो एमबीबीएस, एमडी इंटरनल मेडिसिन में और लंग डिजीज से इन्होंने फेलोशिप की हुई है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैडम। तो सर सबसे पहले तो आप हमें यही बता दीजिए कि पेट दर्द और डायरिया का आपस में क्या संबंध है? कैसे इससे बचा जा सकता है? दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, तो शॉर्ट में हम पेट दर्द डिस्कस कर लेंगे, देन उसमें हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो गर्मी में डायरिया होता है उससे बचना कैसे, डायरिया के टाइप कौन से है, बचना कैसे है, इस तरह जी। देखेंगे। पेन में हम देखेंगे भी पेन लिमिटेड से टॉपिक बनाऊंगा, पेन पे ज्यादा नहीं बताऊंगा। पेन के टाइप कौन, कहाँ कहाँ पेट में दर्द होता है और क्या कारण होते हैं। एक बिल्कुल जी। सेंटर में होता है पेट के ऊपर वाले एरिया में, उसको हम एसिडिटी का दर्द बोलते हैं, या तेजाब ज्यादा बनने से या पेट में जख्म होने से, अल्सर होने से। बिल्कुल पेट के सेंटर में जी। होता है, ऊपर वाले एरिया में। सेकंड पेन, नंबर पेन, एसिडिटी पेन हो गया या अल्सर पेन। नंबर होता है राइट साइड, अपर साइड, अपर एंड ऑफ राइट साइड ऑफ अबडोमेन, दैट इज गाल स्टोन पेन होता है। अपर एंड में राइट साइड में गाल स्टोन में, जब गाल स्टोन में इंफेक्शन हो जाती है गाल ब्लैडर में और स्टोन बन जाते हैं तो गाल स्टोन पेन बोलते हैं, कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, कोलिलिथियासिस बोलते हैं। थर्ड पेन जो गर्मियों में कॉमन होती है, दोनों साइड लेटरल साइड में होती है, पीछे और लेटरल साइड में, दोनों साइड में, उसको स्टोन की पेन होती है। स्टोन की पेन में टिपिकल क्या होता है, बहुत अनबियरेबल पेन होती है, उसमें वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है और पेशाब रुक जाता है या पेशाब में जलन हुँ। होती है। ये दोनों फ्लैंक में राइट साइड और लेफ्ट साइड पेन हो सकती है। थर्ड पेन ये होती है। फोर्थ पेन जो होती है अपेंडिक्स की होती है, रेयर होती है और टिपिकल होती है और इनटॉलरेबल होती है। और वो राइट लोअर अबडाउन में होती है, राइट साइड लोअर अबडाउन में टिपिकल एरिया होता है। उसमें भी पेन होती है, वॉमिटिंग होती है, फीवर और इनटॉलरेबल पेन होती है, लूज मोशन आ सकता है, इसमें वॉमिटिंग आ सकती है। अपेंडिक्स की पेन, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है पेंक्रियाटिक, बहुत रेयर होती है, मेल में होती है, अल्कोहलिक में होती है। पेनक्रियाटिक पेन मोस्टली मेल में होती है, अल्कोहलिक होते हैं उनमें होती है। वो भी एपिगेस्ट्रिक अल्सर वाले एरिया में, सेंटर में, अपर एब्डोमेन में होती है, अपर एंड में। पेनक्रियाटिक पेन बहुत इंटॉलरेबल पेन होती है, सीवियर वॉमिटिंग होती है। और उसमें यानी कि उसको डायग्नोज तभी करते हैं यानी कि मेल है, अल्कोहलिक है और एपिगेस्ट्रिक पेन है लो अपर लेग में। और रेयरली फीमेल्स में होता है, सिर्फ 5% केसेस में। 95% मेल में होता है, अल्कोहलिक में होता है। ये कॉमन पेन है जो अब्डोमेन में होती है। थर्ड कॉमन यानी लास्ट है वो पेरिटोनिटिस, सारे पेट में ही जनरलाइज पेन हो जाए तो उसमें पेरिटोनिटिस बोलते हैं। पेरिटोनिटिस की वजह से पेन होती है कि सारे पेट की आंत के बाहर इन्फेक्शन हो जाती है। जो आंत और पेट के बीच में एक लेयर्स होता है, पेरिटोनिटिस बोलते हैं उसको। उसको यानी कि पेरिटोनिटिक पेन बोलते हैं। इसके अलावा जो पेन है वो विद डायरिया होती है पेन। तो हम पेन डायरिया डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ पेन, डायरिया वाली पेन कैसे होती है वो उसमें डिस्कस करेंगे। जी। तो इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, डायरिया पे। दस्त लगना, डायरिया लगना। दस्त और डायरिया कॉमन वर्ड है, इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं, हिंदी में दस्त बोलते हैं। जी। तो इसमें हम ये देखते हैं टाइप कौन सा डायरिया, जो कॉमन डायरिया जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें 3-4 टाइप होती है कॉमन डायरिया में। हुँ। सिंपल वायरल डायरिया होता है, बैक्टीरियल डायरिया होता है, पैरासिटिक डायरिया बोलते हैं, अमीबाइसिस। 3 कॉमन डायरिया होते हैं। मोस्टली वायरल होता है 70% केसेस में, 10% केसेस में बैक्टीरियल डायरिया होता है और 20% केसेस में अमीबिक डायरिया होता है। अमीबिक खाने पीने से होता है। जो आगे सीजन आने वाला है गर्मी में, उसमें ये तीनों बहुत जी। कॉमन होते हैं, वायरल डायरिया, बैक्टीरियल डायरिया, अमीबिक डायरिया।
तो जो वायरल डायरिया होता है वो मोस्टली वाटरी होता है, पेन नहीं होता उसमें। बहुत लूज होता है, वाटरी होता है, पेन एब्डोमेन नहीं होता। बैक्टीरियल डायरिया जो होता है उसमें पेन होता है, सेमी सॉलिड होता है, उसमें वाटरी नहीं होता। ऐसे अमीबिक जो होता है उसमें भी सेमी सॉलिड स्टूल्स आते हैं, फ्रीक्वेंट आते हैं, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं पेट में, और लैट्रिन के साथ म्यूकस पास होता है, म्यूकस लाइक जैसे बलगम टाइप उसमें पास होता है। ये 3 कॉमन डायरिया है जो हम मेडिकल पॉइंट ऑफ होते हैं। चौथा डायरिया फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं, जिसको लेमन वर्ड में फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। उसमें कारण तीनों इनमें से एक कारण होता है, या बैक्टीरिया होता है या अमीबा होता है। उसको यानी कि हम फूड पॉइजनिंग की वजह से बोल देते हैं। उसके उसके बाद आती है 3 डायरिया हमारे रेयर, ये है मेजोरिटी ऑफ जो डायरिया इससे फिट बैठ जाते हैं, वायरल, बैक्टीरिया, अमीबा और फूड पॉइजनिंग। ये कॉमन डायरिया है। उसके बाद रेयर काजेज आ जाते हैं, 3 का रेयर काजेज है। जैसे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है पूरी इंटेस्टाइन ही डिस्टर्ब हो जाती है, उसका अंदर वाला लेयर उतर जाता है, उसको मेल एब्जॉर्प्शन डायरिया बोलते हैं। उसके बाद आता है, उससे भी रेयर 1% पब्लिक में होता है, इन्फ्लेमेटरी डायरिया। उससे 2 कॉमन डिजीज आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। लैट्रिन के लास्ट पार्ट में कोलन होता है, कोलन बोलते हैं उसको, लास्ट पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है मोस्टली उनको, या क्रोन्स डिजीज होती है, रेयर होती है। और इसके बाद छोटा सा लास्ट टॉपिक जो हमारा है आईबीएस। इसको हम आईबीएस में पेन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये क्लिनिकल डायग्नोज होता है, कोई इसमें वो नहीं आता। दूसरा हम इसको एक और क्लासिफिकेशन बना देते हैं, अक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया, वाटी डायरिया, ब्लडी डायरिया, फैटी डायरिया। इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर देते हैं। अक्यूट डायरिया कहते हैं वायरल बैक्टीरियल अम्यूनिटी। अक्यूट बड़ा सडन हुआ है और मैसिव हुआ है, उसको अक्यूट डायरिया बोलते हैं। परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया जो बहुत लंबे टाइम से चले, मोर देन 2 मंथ चले, उसको परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। उसमें क्रॉनिक क्रॉनिक इन्फेक्शन आ जाती है, फूड एलर्जी आ जाती है, और इरिटेबल बाउल, आईबीएस आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अक्यूट डायरिया आ गया, persistent, फिर क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया में 2 ही आते हैं, वही अल्सरेटिव कोलाइटिस, कोलन में होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज। इसके बाद वाटरी डायरिया हो जाता है। वाटरी डायरिया भी फूड पॉइजनिंग से होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है, मिल्क इंटॉलरेंस से होता है, मिल्क की एलर्जी से हो जाता है। एक ब्लडी डायरिया बोलते हैं, ब्लड आता है, ब्लड मिक्स डायरिया होता है, उसमें इन्फेक्शन कॉमन होती है, और यही अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज होती है। 3 टाइप का इन्फेक्शन होता है जिसमें ब्लड आता है, स्टूल के साथ ब्लड आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, क्रोन्स डिजीज में, और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तीन तीन कॉमन काज है, ब्लड के साथ डायरिया आता है। लास्ट एक रेयर क्वालिटी होती है, फैटी डायरिया बोलते हैं उसको। उसका मैंने पहले उसका मेंशन किया था, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है, बॉडी खाने को पचा ही नहीं पाती, जो फैट हम खाते हैं वो स्टूल से आ जाती है, उसको फैटी डायरिया बोलते हैं। ये कॉमन टाइप ऑफ जी। डायरिया। और एक बहुत जो क्रॉनिक, ये तो सीजनल होते हैं, इन्फेक्शन होने पे होते हैं। एक हमने एक इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें 2 टाइप होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक में कॉन्स्टिपेशन टाइप होती है, एक में डायरिया टाइप होता है। सिम्टम दोनों में कॉमन होते हैं, एक में डायरिया होता है, एक में कॉन्स्टिपेशन होता है, आईबीएस बोलते हैं। बहुत कॉमन होता है, लोग दवाई खाते रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं बार बार, उनको बहुत सीनियर डॉक्टर, डीएम डॉक्टर या सीनियर फिजिशियन डायग्नोज कर पाते हैं आईबीएस को। नहीं तो रूटीन में वो छोटे डॉक्टर से, जैसे अपने आयु जो लोकल फिजिशियन होता है जिसकी वो दवाई लेते हैं, आरएमपी से लेते हैं, बीएमएस से लेते हैं, एमबीएस से लेते हैं, वो आईबीएस को डायग्नोज नहीं कर पाते। आईबीएस सीनियर जो डॉक्टर्स फिजिशियंस होते हैं वो डायग्नोज करते हैं, या डीएम गैस्ट्रोनोलॉजी, गैस्ट्रो के जो डीएम डॉक्टर होते हैं वो इसको क्लासिफाई करते हैं। ये भी कॉमन डायरिया नहीं है, कॉमन डिजीज नहीं है, इज आईबीएस। आईबीएस में 90% लोगों को डायरिया जो होता है वो आईबीएस डायरिया डायरिया टाइप होता है। एक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन टाइप होता है, बहुत रेयर होता है, जो बहुत मुश्किल से होता है। जो आईबीएस जी। डायरिया टाइप होता है उसमें क्लासिकल सिम्टम आते हैं, फ्रीक्वेंट वाटरी मोशन, लूज मोशन आते हैं, उसमें क्रैम्प्स होते हैं, पेन एब्डोमेन जरूर होता है, ब्लोटिंग जरूर होती है, ब्लोटिंग बहुत होती है, गैस बहुत बनती है,
फुलनेस ऑफ abdomen हो जाती है। ये बहुत 3 कॉमन सिम्पटम होते हैं आईबीएस का। डायरिया, आईबीएस डायरिया बोलते हैं उसको। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विद डायरिया, उसमें फ्रीक्वेंट लूज मोशन होते हैं, अब्डोमिनल पेन होती है, क्रैम्प्स होते हैं सारे पेट में, और ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, पेट फूल जाता है। तो माइनर सिम्टम इसमें रहते हैं अर्जेंसी। अर्जेंसी बोलते हैं इनकम्प्लीट फीलिंग आती है, लूज मोशन के साथ ही आता है, लूज मोशन और आएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अर्जेंसी हो पेन। समटाइम इसमें म्यूकस भी आ जाता है रियरली। और इसके जो आगे डायरिया ज्यादा रहने के साथ साइड इफेक्ट आते हैं, फैटिक हो जाता है, फूड टॉलरेट नहीं होता, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन हो जाती है। आईबीएस डायरिया के आगे साइड इफेक्ट आते हैं। आईबीएस डायरिया में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी नहीं है, बहुत नहीं है, उसमें परहेज बहुत जरूरी होता है। क्या खाना क्या नहीं खाना, ये डूज और डोंट होते हैं आईबीएस डायरिया में। तो कॉमन पब्लिक को बहुत रेयर पता होते हैं। पहले तो डायग्नोज करना आईबीएस डायग्नोज बहुत मुश्किल से होता है, फिर उसका इलाज सिंपल सिंपल नहीं है, सिर्फ परहेज है, ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें मेडिसिन ज्यादा रोल नहीं है। मेडिसिन हम टेम्परेरी देते हैं, वो कुछ लेवल तक काम करती है, परहेज ही उसका हल है। जी। परहेज में हम जो मना 8-10 चीजें जो मना करते हैं नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी होती। आईबीएस डायरिया अगर लेबल हो जाता है तो एक बार आईबीएस डायरिया लेबल हो गया, परहेज अच्छे से समझ नहीं आता। मैं आपको उस परहेज के बारे में अच्छे से बताता हूँ, आईबीएस डायरिया में परहेज क्या करते हो। अपने मैदे वाली चीज नहीं खानी, पूरी पूरी होगी, भटूरे की हुई, मैदे को अवॉइड करना है 100%। पूरी होगी, भटूरे होंगे, जैसे काले चने और सफेद चने नहीं खाने होते उसमें ना, भटूरे, पूरी, सफेद चने, काले चने। उसमें सभी तरह की गोभी मना करते हैं, गोभी कोई भी नहीं खानी होती उसे, कॉलीफ्लावर जो बोलते हैं, गोभी सभी तरह की मनी होती है। उसके नंबर 4 पे आ गया पत्ते वाली सब्जियां। पत्ते जिसमें सब पत्ते होते हैं उसमें ना, पालक वाली सब्जी, साग हो गया, वो अवॉइड करते हैं, धनिया हो गया, पालक, मेथी, धनिया, ये अवॉइड करते हैं। और जी। लहसुन उसे मना करते हैं खाने के, लहसुन और प्याज भी मना करते हैं। जो आईबीएस डायरिया है उसके परहेज बता रहा हूँ मैं, लहसुन और डायरिया जी, नहीं ले सकता, प्याज नहीं ले ये सकते। आप आईबीएस डायरिया के परहेज बता रहे, तो जिसको सिंपल डायरिया हो, क्या उनको भी ये चीजें वो नहीं तो खानी सिंपल चाहिए? डायरिया तो 5 या क्रॉनिक डायरिया में आईबीएस है, सिंपल डायरिया में तो अपना 2-3 दिन परहेज किया ठीक हो जाता है। क्रॉनिक आईबीएस डायरिया उसके लिए बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म डायरिया जो रहता है उसके परहेज है। सिंपल डायरिया में तो जी। सिंपल एक दिन खाना नहीं खाएगा, 2 दिन दूसरे लाइट खाना खाएगा, तीसरे दिन नॉर्मल लाइट पे आ जाएगा। तो क्रॉनिक जो डायरिया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डायरिया, उसके लिए लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग परहेज करने पड़ते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। भटूरे है, पूरी है, छोले है, पत्ते वाली सब्जी है, गोभी, हर तरह की गोभी है, हरा धनिया, पालक नहीं खाना, लहसुन और प्याज नहीं खाना। ये बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ता है उनको। ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, वो बादाम और अखरोट नहीं खा सकते। और जो अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी होती है, आइसक्रीम अवॉइड करनी होती है, दूध और दूध वाली चीजें नहीं खानी होती। दही खा सकते हैं, दूध और दही दही वाली चीजें नहीं खानी। नॉन वेज नहीं खा सकते, आईबीएस डायरिया जिनको होता है वो मीट, मटन, चिकन, जी। दालें, कुछ कुछ दालें जैसे राजमा नहीं खा सकते वो लोग, बाकी दालें खा सकते हैं। फ्रूट, कुछ लेवल कुछ फ्रूट उसको पता होते हैं ये मुझे पचते हैं, कुछ नहीं पचते, वो नहीं खाने होते। मैदे की हर चीज बंद करनी होती है। कच्चा सलाद बंद करना होता है, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, कच्चा सलाद आईबीएस डायरिया में ये सारी चीजें बंद करनी पड़ती है। अब इसमें ना वो डिस्कम्फर्ट काफी कर लेते हैं, इतनी चीजें मना करेंगे तो कैसे जिएंगे, कैसे जीने के लिए जी। तो यही है कि यानी कि ये चीजें कम नहीं यूज करेंगे या कम यूज करें तो डायरिया कंट्रोल में रहेगा। अब इसी डायरिया में हम यही बता रहे हैं, जो ज्यादा खा सकते हैं रेगुलर खानी चाहिए, जो बहुत उनको पैदा करेंगी। ऐसी 10-12 चीजें जो उनको डायरिया में अपने आप पैदा होगा। ये तो परहेज है जो ना खाने वाली। जो ज्यादा खाने वाली मैं चीज बता रहा हूँ जो उनको अच्छी रहेगी, जी। वो चपाती है, चावल ज्यादा खा सकते हैं, दही ज्यादा ले सकते हैं, लस्सी ज्यादा लेते हैं, धुली हुई दाल, जो मूंगी की दाल और मसूरी की दाल, धुली हुई दाल ज्यादा प्रेफर करें। केला उनके लिए बहुत फायदेमंद है आईबीएस डायरिया में। संतरा, माल्टा, कीनू बहुत फायदेमंद है। पपीता अच्छा फायदेमंद है। डोसा अच्छे से खा सकते हैं, इडली अच्छे से खा सकते हैं। डोसा और डोसा, इडली आईबीएस डायरिया में एडवाइस करते हैं। सब्जियों में जैसे जो प्रेफर करनी है, मटर, गाजर, आलू और टिंडा, ये 4 चीजें हम प्रेफर करते हैं, पेठा, लौकी और शलगम। ये 6 सब्जियां, हमारे 7 सब्जियां बोलते हैं, उसको ज्यादा वो ले सकता है।
मटर की सब्जी, गाजर की सब्जी, आलू वाली सब्जी, टिंडे हो गए, पेठा हो गया, लौकी होगी, शलगम हो गया। हुँ, अंडे में वो येलो उसे अवॉइड करना था, सफेद येलो ले व्हाइट पार्ट लेके प्रोटीन होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, व्हाइट प्रोटीन। ये आईबीएस का हुँ, परहेज और ज्यादा खाने वाली चीज, ज्यादा खाने वाली चीजें होता है, चपाती ज्यादा खा सकता है, चावल ज्यादा खा सकता है, दही, लस्सी, तुली दाल, हुँ, मूंगी की, मसूरी की, केला उसको फायदा रहता है, संतरा माल्टा किन्नू फायदा करेगा, पपीता फायदा, ये फ्रूट है, 5 फ्रूट अच्छा फायदा करते हैं। जैसे चावल का डोसा बनता है, इडली का डोसा बनता है, इडली और चावल की ये दोनों चीजें बनी खा सकते हैं। सब्जियां 5-6 हुँ, सब्जियां अच्छी हैं जो उनको प्रेफर करनी चाहिए, मटर, गाजर, आलू, टिंडा, पेठा, लौकी और शलगम। और अंडे में, हुँ, नॉन वेज में अंडा के लिए उसमें अंडे में प्रेफर ही करना है येलो निकाल देना है। जैसे बॉयल करके येलो निकाल देना है, या कच्चे अंडे को हुँ। तोड़ के उसमें से येलो पार्ट निकाल कर देना, व्हाइट से वो कुछ ही बना सकता है। ये मेनली ये पार्ट है। बाकी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं क्या है। जी, सर आपने ये तो बता दिया कि आईबीएस डायरिया में किन-किन चीज़ों से परहेज़ करें और क्या-क्या चीज़ें खानी चाहिए। ये तो आपने हमारे दर्शकों को बता दिया, लेकिन आईबीएस डायरिया किस स्थिति में हो सकता है उनको? उससे पहले की क्या सिचुएशन है कि अगर आपको कंटिन्यूअस डायरिया रह रहा है, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन हुए जिससे आदमी को ऐसे पहचान इसमें कर ना, सके कि हाँ, अब मैं आईबीएस का शिकार होने वाला हूँ? इसमें हम क्रॉनिक डायरिया के क्लासिफिकेशन में, जिसको रेगुलर डायरिया रह रहा है तो उसमें हमें क्लासिफाई करना पड़ता है कौन सा डायरिया है उसको। क्रॉनिक हुँ, डायरिया 2-3 बीमारियां होती है, मैंने बोला अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रॉनिक डायरिया रहता है, क्रोन डिजीज एक होती है उसमें क्रॉनिक डायरिया रहता है। उनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, उनके हुँ, डायग्नोसिस मेथड है उसके। उनको क्लोनोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, पीस लेते हैं, वो डायग्नोज हो जाता है। तो वो हुँ, डायग्नोज हो जाता है। ये आईबीएस डायरिया ये डायग्नोज नहीं होता, क्लिनिकली जज करना पड़ता है। तो इसको सीनियर लोग, सीनियर डॉक्टर, सीनियर फिजिशियन लोग और सीनियर डीएम जो हम गैस्ट्रोन्टोलॉजी होते हैं वो लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है। हम सब डायरिया एक्सक्लूड करके इसको तब लेबल करते हैं। उसके बाद हुँ, ट्रीटमेंट में हम बहुत ज्यादा नहीं जा पाते इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट पार्ट बहुत लिमिटेड है। इसलिए मैंने डूज और डॉट बताए हैं, उसे क्या नहीं खाना और क्या खाना है। और इस परहेज करने हुँ, से 90% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाती है। 10% कुछ मेडिसिन हम देते हैं, उसका रोल है। जब उससे हुँ, नहीं, डाइट पे कंट्रोल नहीं होता, तो हम कुछ मेडिसिन है वो देते हैं, हाईली सिलेक्टिव मेडिसिन होती है। वो सीनियर फिजिशियन या डीएम गैस्ट्रोन्टोलॉजी दे पाते हैं, वही डायग्नोज करते हैं, वही दे पाते हुँ। तो कैसे पहचाने हमारे दर्शक कि अब उन्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? हैं। अगर अब उन्हें डायरिया दिक्कत 2 महीने से ऊपर है तो आप क्रॉनिक डायरिया डायग्नोज कर दें। क्रॉनिक डायरिया में उन्हें सीनियर फिजिशियन या डीएम गैस्ट्रो की हुँ, हेल्प लेनी पड़ेगी। जी। क्रॉनिक डायरिया में मैं बताया ना 3-4 चीजें आती है, मेल एब्जॉर्प्शन आती है, एक अल्सरेटिव रेक्टा है, एक क्रोन डिजीज है। जिन इन तीनों के टेस्ट हैं, टेस्ट से डायग्नोज कर हुँ, लेते हैं। आई इनको जी। एक्सक्लूड करके फिजिशियन जो है, सीनियर डॉक्टर डीएम गैस्ट्रो है, वो इनको एक्सक्लूड करके जब क्रॉनिक डायरिया रहता है तब आईबीएस लेवल करता है। आईबीएस का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोस किया जाता है। फिर उसकी हिस्ट्री क्या है, 2 महीने का डायरिया, मोर देन 2 मंथ डायरिया होना चाहिए। हुँ, हुँ, 2 महीने से कम है तो हम वरी नहीं करते। जब 2 महीने से ऊपर हो गया तब हमें 4 डिजीज ढूंढते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या हुँ, आईबीएस। वो तीनों चीजें टेस्ट से डायग्नोज हो जाती हैं, जैसे क्लोनोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, उन तीनों में। और इसमें हुँ, आईबीएस जब हम लेवल करते हैं, इसमें कोई टेस्ट नहीं होती, क्लिनिकल लेवल करते हैं। जी। प्रोवाइडेड ये होगा 2 महीने का डायरिया होना चाहिए, क्रॉनिक डायरिया। उसके लिए 4 डायग्नोस, 3 में टेस्ट से डायग्नोज कर लेते हैं, चौथा हम क्लिनिकल डायग्नोज करते हुँ। तो सर क्या ऐसा भी है कि अगर डायरिया आपको 2 महीने तक चल रहा है और उस डायरिया में भी हम अगर परहेज़ कर लेते हैं, तो हम आईबीएस या फिर किसी भी क्रोनिक डायरिया से बच सकते हैं? हैं। नहीं, जो परहेज मैं स्पेसिफिक परहेज आपको बता रहा हूँ, आईबीएस के बता रहा हूँ, इतने परहेज और हुँ, किसी में नहीं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जी। डायग्नोज होता है, ज्यादा परहेज नहीं होता, दूध का परहेज होता है, मेडिसिन चलती है लाइफ लॉन्ग। क्रोन डिजीज में भी ज्यादा परहेज नहीं, लाइफ लॉन्ग डिजीज चलती है। मेल एब्जॉर्प्शन हुँ, सिंड्रोम में भी लाइफ लॉन्ग परहेज कुछ होता है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है। आईबीएस ने हुँ, बिना मेडिसिन परहेज से वो ठीक हो सकता है, इसलिए परहेज मैंने डिटेल में बताए। आईबीएस जी, जी। परहेज से ठीक रह सकता है, दवाई की मिनिमम जरूरत पड़ती है। हुँ, 90% लोग परहेज से ठीक रहते हैं, 10% लोगों को दवाई की जरूरत पड़ती है। वो अच्छा सीनियर सीनियर फिजिशियन या डीएम गैस्ट्रो का डॉक्टर ही दे सकता है, जो अगर दवाई की जरूरत पड़ती है। नहीं तो परहेज से ये लोग ठीक रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो सर देखिए आपने तो बता दिए, देखिए अक्सर देखा गया है कि बच्चों और बुजुर्गों में ये ज़्यादा समस्या पाई जाती है डायरिया की।
तो वो क्या करें? उनके लिए कुछ ऐसे फ्रूट्स या फिर उनका जो लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज करें कि उनको पर्टिकुलर यही खानी चाहिए या फिर मिर्ची की चीज़ें बहुत कम कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं, मिर्ची से कोई रिलेशन होता है। डायरिया का मैंने डिटेल बताया कि कारण सेम रहेंगे, चाहे पीडियाट्रिक्स पेशेंट है, बच्चा है, जो बुजुर्ग है या अडल्ट है। डायरिया के कारण हुँ, सेम रहते हैं। कोई स्पेसिफिक बच्चों में ये होता है, जब छोटे होते हैं तो मिल्क से डायरिया बहुत कॉमन होता है, मदर के मिल्क से और सिंपल मिल्क से। तो उसपे अल्टरनेट मिल्क आते हैं। बच्चों को 1 ईयर से नीचे बच्चों को मिल्क प्रोटीन एलर्जी बहुत कॉमन होती है, तो उसको हुँ, अल्टरनेट हुँ, मिल्क देते हैं। मदर का मिल्क भी छोड़ना पड़ता है, सादा जो अपना गाय का दूध का मिल्क छोड़ना पड़ता है, अल्टरनेट मिल्क देते हैं। वो बच्चों में हुँ, एक 1 ईयर से नीचे तक होता है, उसके बाद वो अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। तो बाकी हुँ, कॉमन कारण सेम है, 1 ईयर ऑनवर्ड टिल डेथ, चाहे बच्चा है, अडल्ट है या ओल्ड एज है। तो हुँ, कारण कॉमन है, कॉमन कारण है, कॉमन ट्रीटमेंट है। जी। आपने कारण बता दिए, लक्षण बता दिए और बचाव भी कहीं न कहीं बता दिया आपने क्योंकि बचाव सिर्फ़ परहेज़ है। अगर आपको आईबीएस के जैसे बचाव भी डायरिया से यही बचाव करना है, तो उससे सिर्फ़ परहेज़ ही है, एक मेडिसिन भी 10% ओनली काम करती है। हाँ, बाकी ओवरऑल सभी डायरिया के लिए परहेज यही है, हाइजीन। आप अच्छा पानी हाइ साफ-सुथरा आरओ पानी पिएँ, मिनरल हुँ, वाटर जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं मिनरल वाटर पिएँ, नहीं तो आरओ वाटर पिएँ या फ्रेश सोर्स से हुँ, लें, जी। ट्यूबवेल से या नल का जो बोलते हैं, फ्रेश सीधा सोर्स से ले सकते हैं। जो हुँ, ट्रांसपोर्ट से आता है यानी पाइप से आता है, उसमें आरओ लगा होना चाहिए या मिनरल वाटर से। ये वाटर की हाइजीन है। डाइट में यही है, खाने का जो बाहर घर का खाना है तो ये चीज़ हाइजीनिक है। बाहर का खाना है तो उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कहाँ हैंडलिंग डायरेक्ट हो रही है, अच्छा खाना कहाँ मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता, कहाँ ढाबे पे अच्छा है, रेस्टोरेंट में अच्छा है। हाइजीनिक खाना ट्रेस करना पड़ता है टेस्ट के हिसाब से। ये हाइजीनिक खाना जो है, कुछ 20% लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 60, 70, 80% लोग ऐसे हैं उनको सब हज़म हो जाता है, जो मर्ज़ी दो वो उन्हें हज़म हो जाता है। पर 20-25% लोग होते हैं उन्हें हाइजीनिक खाना ही खाना पड़ता है, अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे ढाबे पे या अच्छे होटल में। हुँ। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा देखिए अभी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और अब जो है डायरिया, पेट दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हम कोई खीरा हो गया या तरबूज़ हो गया, अगर हम उसके ऊपर पानी पी लेते हैं तो भी लूज़ मोशन की शिकायत हो जाती है, तो क्या वो भी डायरिया का कुछ सिम्पटम्स का है क्या नहीं, चीज़ उसमें भी? पानी पानी से ऐसा कोई वास्ता नहीं है। ये यही बोलते हैं हुँ, कच्चा फ्रूट फ्रूट खाते हैं, कोई सलाद खाते हैं तो पानी अवॉइड करना चाहिए। पानी सिंपल होगा तो कोई खराबी नहीं करेगा, पानी साफ नहीं है तो नहीं खराबी करेगा। और गर्मियों में मोस्ट कॉमन काज क्या होते हैं, खुले कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम, गोलगप्पों का पानी होता है, ये खराब करते हैं, जूस खराब करते हैं, बाज़ार के जूस, घर का जूस नहीं खराब करेगा। बाहर के ओपन कोल्ड ड्रिंक, जो ओपन में पड़े हैं, खुले में हाथ से बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं वो रेडी पे, कि गोलगप्पे वाली रेडी है, या खुली कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, खुली आइसक्रीम ले रहे हैं, उनसे होता है। हाइजीनिक आइसक्रीम ले रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आप बोतल बंद या डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उससे नहीं होगा। हाइजीन पे डिपेंड करता है, हाइजीन किससे खराब होती है? खुला आप पानी शिकंजी खुली जगह से पी रहे हैं, खुली जगह से जूस पी रहे हैं और या गोलगप्पे का पानी पी रहे हैं। जी। ये खुले में जो तो है सर आप चीज़ें, ये कह रहे या हैं कि खुली गर्मियों में आइसक्रीम सब गोलगप्पे स्टैंडर्ड। का पानी पीना बिल्कुल छोड़ दें? गोलगप्पे सर्दी गर्मी के लिए सबसे गंदी चीज़ है। टोटल अपने जितनी ड्रिंक्स हैं, जितनी खाने की हैबिट्स हैं, उसमें सबसे वर्स्ट चीज़ है। इस पे एक बार यानी कि अपनी लोकसभा में बहस भी हो चुकी है। इसको ऑल इंडिया लेवल पे बैन करने की भी नौबत आ चुकी है। जो रेडी पे जी। गोलगप्पे मिलते हैं, इससे अनहाइजीनिक वाटर नहीं होता कहीं। इसकी डायरेक्ट हैंडलिंग होती है, डायरेक्ट इसमें इमली डाली जाती है, हाथ से मिक्स करके हाथ से हैंडल किया जाता है। सिर्फ़ बहुत 5 स्टार जो अपने होटल हैं या मार्केट्स हैं, वहाँ नॉन टचेबल टेक्नीक से बनाते हैं। हुँ, ग्लव्स डाल के अपने उससे पूरा वाटर को पोर्ट करने के लिए पूरा बर्तन यूज़ करते हैं, वो मार्केट में हुँ, आपको मिल जाएँगे। या एक मैं आपको पैकिंग बता देता हूँ, हल्दीराम की पैकिंग आती है, उसमें गोलगप्पे भी होते हैं, पानी बनाने के लिए होता है, सब कुछ पैकिंग में ही आता है। जो जी। रेडी के गोलगप्पे हैं, उसको 100% क्रिटिसाइज़ किया गया है, 100%, 99% भी। सिर्फ मार्केट हुँ, में या यानी कि हल्दीराम के पैक में आते हैं या आप घर पे बना लो। उनके अलावा जो रेडी में यूज़ होते हैं, अब आपको एक मैं लेटेस्ट बताता हूँ, ऑलमोस्ट 6 मंथ बैक की बात है, दिल्ली में मल्टीपल मार्केट्स में रेडी वालों में एक स्पेशल चीज़ पाई गई, उसको टेस्ट मेकर बनाने के उसके अंदर तेज़ाब डाला जाता था। हुँ, गोलगप्पे पानी के लिए टेस्ट बढ़ाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट तेज़ाब डाला जाता था।
ऑलमोस्ट 30 टू 40 मार्केट्स में 100 रेडी पकड़ी गई, एक ही वेंडर की रेडी थी, दिल्ली में पकड़ी गई। अब टेस्ट मेकर बनाने के लिए क्या-क्या मिथ यूज़ करते हैं, इमली कैसे यूज़ करते हैं, मसाले कौन से, सारे उनके हैंडमेड नंगे हाथों से यूज़ करते हैं। गोलगप्पे 99% अनहाइजीनिक चीज़ है। इसको लोकसभा में डिस्कस हुआ है, 100% बैन करने की नौबत आई थी, इसको कहीं बीच में छोड़ दिया गया। ये पर्टिकुलर लोकसभा में डिस्कस हुआ था, इसको बैन फूड में डिक्लेयर किया गया। तो मतलब रेहड़ी के गोलगप्पों को बैन कर देना चाहिए। सर ये तो आपने लड़कियों के लिए बहुत बड़े दुःख की बात कह दी है क्योंकि उन्हें तो रेहड़ी के गोलगप्पे तो लड़कियाँ अक्सर ज़्यादा खाती हैं। देखो बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी कहीं से निकलता हूँ, मैं ये देखता हूँ, देखो 80% लोगों को कुछ नहीं होता, इट इज़ 100%। 80% को हुँ, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम बोलते हैं ना, सब कुछ हजम हो जाता है। 20% लोग चाहे लड़कियाँ चाहे लड़के वो सफ़र करते हैं, अनहाइजीन हुँ, की वजह से। 80% लोगों को पच जाता है, इंडियन जो हम रेगुलर खाते रहते हैं बाहर का खाना ना, उनको पचता रहता है। जी, 20% जी। लोग हैं वो सफ़र करते हैं हाइजीन की वजह से। और फॉरेन वाला कोई हुँ, मर्ज़ी आ जाए, अमेरिकन आए, यूरोपियन आए, कोई है, वो इंडिया में कोई भी चीज़ खाएगा, उससे दिक्कत आती है। उसके लिए स्पेशल हम ट्रैवलर्स डायरिया बोलते हैं उसको, ट्रैवलर्स डायरिया, इट इज़ स्पेशल क्लास ऑफ डायरिया। फॉरेन से लोग जो आते हैं अपना मिनरल बॉटल हाथ में रखते हैं, कहीं हाइजीन के लिए। और अदरवाइज़ एक मेडिसिन हमारी बनी हुई है, जब इंडिया में आएँगे लोग या कई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आएँगे, डेवलपिंग कंट्री में आएँगे, वो मॉर्निंग इवनिंग वो मेडिसिन खाते हैं। हुँ, मेडिसिन है, वो ड्रग है, ऐसी वो पेट में ही जाती है, पेट से ब्लड में नहीं जाती, पेट को साफ रखती है। उसको एंटीसेप्टिक हुँ, ड्रग बोलते हैं। वो यानी कि लोग फॉरेनर या जो इंडियन भी हैं, उन्हें कहीं बाहर खाना पड़ जाए, किसी शादी में खाना खाए, खाने से पहले वो टेबलेट लेके जाते हैं, बाँट के, जिनको पता भी है अनहाइजीनिक फूड से हमें दिक्कत होती है, वो टेबलेट खाते हैं जी। वो। हम डॉक्टर लोगों को एडवाइस करते हैं। फॉरेनर मोस्ट कॉमनली अपने साथ वो मेडिसिन लेके आते हैं, इंडिया में मिलती है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है। उस हुँ, मेडिसिन का ये यूज़ है, डायरिया नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, उसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुँह से हम लेते हैं और लैट्रिन से निकल जाती है, वो मेडिसिन पेट के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं होती, ब्लड में नहीं जाती, अपने पेट की आँत के अंदर लोकल काम करती है। तो मेडिसिन जिनको हाइजीन से बहुत दिक्कत है, वो हम एडवाइस करते हैं। जी। जी सर बस मतलब मुझे लगता है हमारे दर्शकों की सभी जो क्वेरीज हैं डायरिया को लेके पेट दर्द को लेके वो शांत हो जाएंगी और भी अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको डायरिया से लेकर के डॉक्टर से क्या सवाल पूछने हैं तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और पेट दर्द और डायरिया जैसी बीमारी के बारे में बताने के लिए क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में तो ये चीज आम होने वाली है यस, जी थैंक यू सर मैडम। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ